हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो से टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। इसके तहत मैं आपको नो लोड टेस्ट से रिलेटेड ही मैं सेपरेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस फ्रॉम नो लोड लॉसेस वो भी बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट, उसके बाद मैं एक हाथ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी इससे रिलेटेड, ताकि थॉरोली आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक की हाउ टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फ्रॉम नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करने पे क्या क्या पता चलता है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एक्साइटिंग करंट की और नो लोड लॉसेस की। अब ये सब बात करने से पहले मैं नो लोड का मीनिंग आप लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट के रिस्पेक्ट में भी समझा देती हूँ। नो लोड का मीनिंग वैसे होता है कि हमने कोई लोड नहीं अप्लाई किया हुआ है। और 3 फेज इंडक्शन जो मैं यहाँ शो कर रही हूँ, अगर ये शाफ्ट है तो ये घूमेगा ज़रूर ये शाफ्ट, पर इस पर हमने कोई मैकेनिकल लोड लगाकर नहीं रखा हुआ है। मैकेनिकल पावर बाहर की तरफ फ्लो होके आ रही है, पर यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा के रखा है। इसका मतलब ये हमारी पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर नो लोड कंडीशन में। पर ये नो लोड कंडीशन में आपको इक्विवेलेंट सर्किट पर समझा देती हूँ कि इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारा था उसमें स्टेटर साइड का R1 और X1 पैरामीटर्स हमने ऐसे कनेक्ट किए थे। साथ में हमारी शंट ब्रांच थी जिसमें R0 में एक पैरामीटर था, X0 दूसरा पैरामीटर था, और रोटर साइड के पैरामीटर्स R2-S और X2- था। में R2-S को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक R2- था और दूसरा R2- इंटू 1-S/S, ऐसे दो पैरामीटर्स थे। X2- था ही। तो अब ये जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, इसमें ये जो नो लोड पैरामीटर्स है वो R0 और X0 है, जो कि शंट ब्रांच पैरामीटर्स कहलाते हैं। और I1 करंट जो सप्लाई से आता है, वो I1 करंट आगे जाके दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक लोड की तरफ जाता है और एक I0 शंट ब्रांच की तरफ आता है। तो इस तरीके से मैं I1 = I0 + I2- ऐसा इसका फेजर सम लिख सकती हूँ दो करंट्स का। साथ में I0 जो है वो दो पार्ट्स में आगे जाके वो स्प्लिट हो जाता है, एक R0 से बहने वाला करंट IW और दूसरा X0 से बहने वाला करंट I5 ऐसा, और लोड की तरफ जाने वाला I2-। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं बेटा। अब यहाँ पे मैं नो लोड का मीनिंग ये समझाऊंगी कि नो लोड का मतलब जो है, यहाँ पर कोई मैकेनिकल लोड नहीं लगा हुआ है शाफ्ट पर। इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो है वो रोटर की स्पीड काफ़ी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड है, बहुत ज़्यादा करीब है सिंक्रोनस स्पीड के। तो इसका मतलब NR इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू NS, मतलब स्लिप जो हो जाएगी वो बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि NR और NS का डिफरेंस कम हो जाता है तो स्लिप कम हो जाती है, तो स्लिप बहुत छोटी हो जाएगी। और जैसे ही स्लिप छोटी हो जाएगी तो R2-S ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी मीन्स यहाँ से बहने वाला करंट कम है, या फिर यहाँ का करंट हमने बहुत छोटा कर दिया, नियर अबाउट 0 कर दिया, यानी ऑलमोस्ट ये वाली कंडीशन हमने ओपन सर्किट जैसी क्रिएट की। बेटा एग्जैक्टली यहाँ पे हम ओपन सर्किट नहीं रियलाइज करते फिजिकली, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ये हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर है रोटर का, जिसको हमने इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करके रखा है। तो स्लिप छोटी होने की वजह से यहाँ पर जो टॉर्क डेवलप होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि टॉर्क डेवलप करने के लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट है I2- वो भी बहुत छोटी है, क्योंकि इस पाथ से पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा प्रेजेंट है, तो I2- छोटा हो गया है। I2- छोटा तो छोटा सा टॉर्क डेवलप होगा। रोटर घूमेगा ज़रूर बेटा, रोटर लोड ना लगे होने की वजह से घूम नहीं रहा है ऐसा नहीं, रोटर घूमेगा ज़रूर और बहुत हाई स्पीड से घूमेगा। लोड लगा होता तो रोटर की स्पीड कम होती, पर लोड नहीं लगा है मतलब रोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट सिंक्रोनस है, इसलिए स्लिप कम है। और स्लिप कम है तो इसकी वजह से R2-S बहुत बड़ी क्वांटिटी है। दिस इज इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट, मतलब ये साइड में रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होने की वजह से ये
ऐसा लग रहा है जैसे कि ओपन सर्किट कंडीशन के नियर अबाउट है, या फिर I2 डैश नियर अबाउट टू 0 या I2 डैश की वैल्यू बहुत छोटी। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट सर्किट पर नो लोड कंडीशन को 3 फेज इंडक्शन मोटर की समझ सकते हैं। फिजिकली भी समझाया मैंने नो लोड का मीनिंग क्या है, और यहाँ पर भी मैंने नो लोड का मीनिंग समझाया है। तो अब इन्हीं चीज़ों को समझते हुए मैं बताना चाहूँगी कि ये वाली जो टेस्ट परफॉर्म की जाती है रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड 3 फेज बैलेंस सप्लाई पर परफॉर्म की जाती है। नो लोड कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा वो सारी चीज़ें हमने समझ ली, पर एक्चुअल नो लोड टेस्ट परफॉर्म करने वाला जो सर्किट होगा वो ऐसा होगा। अभी मैंने आपको इंडक्शन मोटर बताई ये वाली, इससे कनेक्टेड शाफ्ट बताया, कोई मैकेनिकल लोड नहीं लगाया। इसकी जो सप्लाई साइड है, मतलब स्टेटर को सप्लाई होने वाले जो 3 वायर है, स्टेटर आपका स्टार कनेक्टेड है, तो 3 वायर जो लाइंस आई हुई है स्टेटर को सप्लाई देने वाली, वो तीनों लाइंस के बीच में 2 वॉट मीटर्स हमने कनेक्ट करके रखे, और दोनों वॉट मीटर्स का सम W1 प्लस W2 आपको इनपुट पावर मेजर करके देगा। आप मेरी 2 वॉट मीटर मेथड पढ़िएगा पावर मेजरमेंट की, वहां से आपको समझ में आएगा। मैंने स्पेसिफिकली 2 वॉट मीटर से 3 फेज पावर कैसे मेजर करते वो बताया था। एक एमीटर लगा के रखा है लाइन में हमने, और ये हमारी स्टार कनेक्टेड स्टेटर हमारा है, तो ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार कनेक्टेड हो गई। तो ये जो करंट होगा लाइन करंट, यही आपका फेस करंट हो जाएगा, जिसे मैं नो लोड करंट कह रही हूँ, क्योंकि लोडेड नहीं है इंडक्शन मोटर, इसलिए जो करंट फीड हो रहा है उसको मैं लाइन करंट को या फेस करंट को नो लोड करंट कह रही हूँ। और ये जो मैंने 2 लाइंस के बीच में वोल्ट मीटर लगा के रखा हुआ है, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग को मैं VNL मतलब नो लोड वोल्टेज ऑफ लाइन ऐसे दिखा रही हूँ, ताकि मैं आगे जाके फेज की वैल्यू इसकी डिवाइडेड बाय √3 करके निकाल लूंगी, उसको मैं VNL करके शो करूंगी। ये मेरा कन्वीनियंस है बेटा, इसलिए। तो ये मेरा लाइन टू लाइन वोल्टेज VNL कैपिटल L है, और लाइन करंट मेरा INL है, जो कि मेरा फेस करंट ही होगा क्योंकि स्टार कनेक्टेड स्टेटर है। और सप्लाई कैसा दे रहे हैं, 3 फेज बैलेंस सप्लाई हम दे रहे हैं। तो ये मुझे समझना था कि नो लोड कंडीशन में इंडक्शन मोटर के क्या हालात रहते हैं रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू, और यहाँ पर मैंने नो लोड कंडीशन को फिजिकली समझा कि शाफ्ट पर कोई लोड नहीं लगा के रखा हुआ है। नो लोड कंडीशन में स्लिप कैसी होगी वो बात की, और रोटर साइड का रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कैसा होगा वो बात की। अब जैसा कि अभी मैंने बताया है कि I1 जो होगा, साथ में हाँ ये भी बता दूँ कि ये जैसे मैं बोल रही हूँ 3 फेज बैलेंस सप्लाई दे रहे हैं, इसका मतलब रेटेड फ्रीक्वेंसी रेटेड वोल्टेज पर हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, नो लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसा कि अभी मैंने बताया था कि I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश होता है, और I0 जो होता है वो शंट ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है, जो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब R0 में से जब IW फ्लो होगा, तो जो IW² R0 हीट डेवलप करेगा, वो आपकी इंडक्शन मोटर में कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कोर लॉसेस जो होंगे वो IW² R0 के बराबर होंगे। बेटा ये सारी बातें अपन पहले कर चुके हैं। और X0 से बहने वाला जो करंट I5 है, वो पूरी रिएक्टिव पावर यूटिलाइज होगी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने में। ये सर्किट पर फेज का है, और ये मैंने एक्चुअल सर्किट 3 फेज वाला बना के रखा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी क्वांटिटीज को जब भी मैं उठाऊंगी 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब इसको देख के अगर मैं इक्विवेलेंसी डेवलप करूं, तो ये मेरा पर फेज वोल्टेज जो होगा वो VNL हो जाएगा, क्योंकि VNLL मतलब VN स्मॉल l कैपिटल L बाय √3 जो है वही मेरा VNL ऐसा वोल्टेज है। ये VNL जो है वो इसका √3 डिवाइडेड बाय √3 है, ऐसा है ये। और करंट जो होगा ये आपका नो लोड करंट है INL, जैसा मैंने अभी बताया, पर फेस का ये बेटा ये। और I2 डैश मतलब बहुत छोटा है, I0 जो है वो IW और I5 में स्प्लिटअप हो रहा है, अभी मैंने बताया। तो जो मैं एक्चुअल सर्किट पे क्वांटिटीज ले रही हूँ वोल्टेज की करंट की, वो मैंने यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर दी, ताकि जब भी मैं यहाँ से क्वांटिटीज उठाऊं इन मीटर रीडिंग्स को उससे मैच करने के लिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, इसलिए मैंने बता दिया। इसको मैं हटा भी देती हूँ बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि VNL कैपिटल L को डिवाइडेड बाय √3 करने पर V1 आएगा या VNL आएगा। तो मैं क्वांटिटीज़ जो लूँगी वो INL VNL ऐसे करके क्वांटिटीज़ में लूँगी।
अब बेटा आई नॉट जो होगा वो ट्रांसफॉर्मर में आई नॉट की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 2 से 5%, पर यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, एयर गैप में फ्लक्स सेट करने में सप्लाई से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एनर्जी लगती है, इसलिए आई नॉट की वैल्यू लार्ज होती है, वो होती है लगभग 30 to 40% ऑफ फुल लोड करंट। तो यहाँ पर 30 to 40% आई नॉट की वैल्यू होती है। I1 के फुल लोड करंट मतलब जब यहाँ पर फुल लोड लगा होगा, मैक्सिमम लोडिंग होगी जब, तो मैक्सिमम लोडिंग होने पर I2 डैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो I1 भी अपने मैक्सिमम पे होगा, उसका 30 to 40% आई नॉट की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे बड़ी होती है, इसलिए हम R1 से नो लोड कंडीशन में I1 जो बह रहा है वो INL बह रहा है, और ये छोटा नहीं है, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये करंट ट्रांसफार्मर में बहुत छोटा होता है, 2 से 5% होता है फुल लोड करंट का, पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये INL जो होता है वो 30 to 40% ऑफ फुल लोड करंट होता है। मतलब ये अच्छा खासा बड़ा मैग्नीट्यूड है जो R1 से बहने पर R1 के अक्रॉस अच्छी खासी I2R हीट डेवलप करेगा। तो हम इस I1/R1 कॉपर लॉसेस को नो लोड कंडीशन में निगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब जो भी पावर यहाँ से फीड हो रही है उस पावर का कुछ वॉटेज जो है वो हम लूज कर दे रहे हैं I1/R1 के फॉर्म में, इस हीट डेवलपमेंट के फॉर्म में। तो मेरा वही कहना था, फिर से रिपीट कर रही हूँ, I0 बड़ा होता है, ट्रांसफार्मर के जैसा छोटा नहीं होता है, और I2 डैश अभी बताया मैंने छोटा होता है। तो इसका मतलब इधर के कॉपर लॉसेस को I1² या INL/R1 को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, पर यहाँ के कॉपर लॉसेस को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि I2 डैश बहुत छोटा होता है, यही बताना चाह रही थी मैं। तो नो लोड कंडीशन में R1 के अक्रॉस के कॉपर लॉसेस आप कंसिडर करेंगे, R2 डैश के अक्रॉस के कॉपर लॉसेस को अपन निगलेक्ट कर देंगे। अब मैं ये बात मैंने यही जो अभी मैंने समझाई वो लिखी हुई है। अब अगर पावर जो फीड हो रही है 3 फेज सप्लाई पावर वॉट्स वाली, वो PNL है, मतलब नो लोड कंडीशन की पावर है, जो कि किसके बराबर होगी, टोटल वॉट्स इनपुट के, मतलब इसको पूरी 3 फेज इंडक्शन मोटर को फीड होने वाली जो इनपुट वॉट्स है उसके बराबर होगी। और वो इनपुट वॉट्स नो लोड कंडीशन में कहाँ यूज हो रही है, वो इनपुट वॉट्स जो है वो नो लोड कंडीशन में इसके अक्रॉस के कॉपर लॉसेस को डेवलप करने में यूटिलाइज हो रही है। यहाँ पे कोर लॉसेस, क्योंकि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है, तो कोर लॉसेस जो स्टेटर में हो रहे हैं रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और रोटर में जो कोर लॉसेस हो रहे हैं उनको ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रही है। और साथ में थोड़ा सा पावर जो है वो छोटा सा जो लोड लगा, वो छोटा सा लोड मतलब R2 डैश बाय S बहुत बड़ा है और I2 डैश बहुत छोटा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि टॉर्क डेवलप हो रहा है, रोटर ने घूमना तो शुरू किया, बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है, तो जो थोड़े बहुत फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस हो रहे हैं उस फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस को भी PNL का कुछ पोर्शन कवर अप करेगा। मतलब PNL 3 चीज़ों में यूटिलाइज हो रहा है, आयरन लॉसेस पूरे 3 फेज इंडक्शन मोटर के, फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस को ओवरकम करने में, और स्टेटर के कॉपर लॉसेस को ओवरकम करने में। मतलब 3 जगह ये वाली वॉट्स यूज हो रही। फिर से रिपीट कर दूं, आयरन लॉसेस में इंडक्शन मोटर के, फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस थोड़े से किसकी वजह से हो रहे हैं, रोटर के घूमने की वजह से, रोटर बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है तो इतना फ्रिक्शन एंड विंडेज नहीं, ये समझना चाहिए। तो थोड़े से फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस जो हो रहे हैं उस थोड़े से फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस को भी ओवरकम करने में सप्लाई से वॉट्स आ रहा है वो PFW है, और I2R लॉसेस जो स्टेटर साइड में हो रहे हैं उसको 3I1/R1 ऐसा मैं बोलूँ, या 3INL/R1 ऐसा बोलूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा बेटा। तो इनपुट से आने वाली जो वॉट्स है वो 3 जगह यूटिलाइज हो रही है, और ये वॉट्स अभी मैंने बताया इस वाले सर्किट डायग्राम से कि दोनों वॉट मीटर के एडिशन के बराबर होगा। अब मैं बोर्ड रब करके आगे का समझा देती हूँ। अभी जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी थी पावर की वो मैं रिपीट करके यहाँ रीराइट कर दी हूँ।
तो नो लोड कंडीशन में जो 3 फेज इंडक्शन मोटर को पावर फीड हो रही है वो PNL है, जो कि W1 प्लस W2 के सम के बराबर होता है। और ये नो लोड पावर कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है? आयरन लॉसेस को कवर करने में, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को कवर करने में, और स्टेटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस के कॉपर लॉसेस को कवर करने में। अब मैं इस इक्वेशन को फिर से इस तरीके से लिखती हूँ कि PNL में से 3 टाइम्स ऑफ पर फेज स्टेटर कॉपर लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो आयरन लॉसेस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आ जाता है। वही लिखा हुआ है बेटा मैंने यहाँ पे। और ये ऑलमोस्ट ट्रू है कि आयरन लॉसेस जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी जो रेटेड वोल्टेज सप्लाई पे नो लोड कंडीशन में होते हैं, रेटेड फ्रिक्वेंसी पर वही के वही फुल लोड कंडीशन में भी लगभग उतने ही फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस मिलते हैं और ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर होते हैं। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सेपरेशन की मेथड भी समझा दूंगी। तो PI इक्वल टू PW कंसिडर करना कोई गलत नहीं होगा। तो मैंने दोनों को इक्वल कंसिडर किया, मतलब दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2। इसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, मतलब इतना ही आयरन लॉसेस है और इतना ही फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है। अब इस पर्टिकुलर सर्किट कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर को जितनी भी पावर फीड हो रही है वो पावर जो है उसको PNL बोल रही हूँ, और इस पूरे सर्किट का नो लोड कंडीशन का इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ZNL बोल रही हूँ। मतलब यहाँ से अंदर झांकने पर जो इम्पिडेंस नजर आएगा पूरे 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो ZNL बोल रही हूँ, तो उसका रियल पार्ट जो होगा वो RNL हो गया पर फेज का, और रिएक्टिव पार्ट XNL हो गया। पर बेटा XNL एक्साइटेशन करंट की वजह से या एयर गैप में फ्लक्स सेट करने की वजह से XNL की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है RNL के कंपैरिजन में। तो ऑलमोस्ट ये जो सर्किट नज़र आता है वो रेजिस्टिव की जगह रिएक्टिव नज़र आता है। मतलब जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है पूरे नो लोड कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर का पर फेज का, वो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ZNL जो कि लगभग XNL के बराबर होता है। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, दिस इज ट्रू बिकॉज ऑफ द high excitation current which is being fed for setting of the revolving magnetic field, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही। तो PNL जो मैं बता रही हूँ वॉट्स जो है फीड हो रहा है W1 प्लस W2, उसको मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि इसके रियल पार्ट में से I² RNL की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका 3 टाइम्स वो टोटल फेड होने वाली एक्टिव पावर होगी W1 प्लस W2 मतलब PNL। इसको देखते हुए मैं RNL निकाल सकती हूँ, PNL डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ INL स्क्वायर W1 प्लस W2 अपॉन 3 INL स्क्वायर। इसका मतलब बेटा यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये R1 और ये R0 बहुत ज़्यादा मतलब ये R0 बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि X0 उसको डोमिनेट कर रहा है। तो जो भी पावर यहाँ पर कोर लॉसेस में आ रही वो कांस्टेंट होती, कितनी होती वो भी मैंने बता दिया, पर R0 की जो वैल्यू होगी वो हम लगभग ऐसे निकाल सकते हैं PNL अपॉन 3 INL स्क्वायर। और बेटा ये वैल्यू बहुत छोटी होती है इसलिए हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन ऐसे कर ले रहे हैं कि PNL अपॉन 3 टाइम्स ऑफ INL स्क्वायर ले रहे हैं। पर चाहूँ तो मैं और इसको डेप्थ में जाके और सॉर्ट कर सकती हूँ, पर एज सच वो बहुत मीनिंगफुल नहीं रहेगा, इसलिए RNL इज इक्वल टू PNL अपॉन 3 INL स्क्वायर करके हम नो लोड कंडीशन की वजह से नो लोड शंट ब्रांच के रेजिस्टेंस को लगभग इतना मान सकते हैं। अब ZNL जो होता है जैसा अभी मैंने बताया RNL प्लस JXNL है, और JXNL को मैं ये वाला X1 क्योंकि इस X0 ने इसको डोमिनेट कर दिया तो जैसे कि ये है ही नहीं, तो टोटल रिएक्टेंस सीरीज में जो नज़र आ रहा है पूरे सर्किट का XNL में वो X1 प्लस X0 नज़र आ रहा है। और ZNL को भी मैं फाइंड करने जाऊँ तो VNL अपॉन INL करूँगी तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ZNL आ जाएगा। मतलब ये ZNL जो मैं ऐसे डिफाइन कर रही हूँ या ऐसे डिफाइन कर रही हूँ उसको मैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वोल्टेज फीड पर फेज फेड टू द इंडक्शन मोटर डिवाइडेड बाय पर फेज करंट से करूंगी तब भी ZNL आएगा। मतलब मीटर रीडिंग्स मुझे यहाँ सपोर्ट करेगी ZNL निकालने में। ZNL की डेफिनेशन
आर एन एल प्लस जे एक्स एन एल है और एक्स एन एल की डेफिनेशन एक्स वन प्लस एक्स नॉट है, वो सारी चीज़ें है बेटा। तो जैसे ही मुझे जेड एन एल मिल गया तो जेड एन एल स्क्वायर माइनस आर एन एल स्क्वायर कर दूंगी तो ऑलमोस्ट मुझे एक्स एन एल मिल जाएगा, और एक्स एन एल का मतलब एक्स वन प्लस एक्स नॉट है। और ये टोटल लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग है, जो मैं ट्रांसफार्मर में पढ़ा चुकी हूँ। आप इसे देखिएगा, वो वीडियो ट्रांसफार्मर का वीडियो मेरा लीकेज रिएक्टेंस वाला ज़रूर देखिएगा। तो इसका मतलब एक्स नॉट की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, एक्स वन वन माइनस एक्स वन करके, या एक्स नॉट की वैल्यू एक्स एन एल माइनस एक्स वन करके भी निकाल सकते, दोनों तरीके से। मतलब एक्स वन की वैल्यू एक्स एन एल माइनस एक्स नॉट करूँगी तब भी आ जाएगा, और एक्स वन वन माइनस एक्स वन करूँगी तब भी एक्स नॉट आएगा। मतलब एक्स एन एल को ही मैं एक्स वन वन बोल रही हूँ, जो कि एक्स वन प्लस एक्स नॉट है। पर बेटा ये एक्स वन की वैल्यू हम ब्लॉक रोटर टेस्ट में निकाल पाते, यहाँ नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर मैंने नो लोड टेस्ट में मेरे पास 3 मीटर रीडिंग्स थी, W1 W2 की वॉट मीटर रीडिंग्स, एक एमीटर की रीडिंग और तीसरी वोल्ट मीटर की रीडिंग। इन तीनों की मदद से मैं जब मेरे पास R1 भी आ जाएगा ब्लॉक रोटर टेस्ट से, तो मैं 3NL स्क्वायर R1 करके भी फाइंड आउट करूँगी। तो मैं नो लोड टेस्ट की ये मीटर रीडिंग ब्लॉक रोटर टेस्ट की जब सबट्रैक्ट करूँगी तब मुझे आयरन लॉसेस मिल जाएंगे, और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस को मैं यहाँ पर अभी सेपरेट कर सकती हूँ। तो मेरी ये जो कुछ भी मीटर रीडिंग्स यूटिलाइज करके यहाँ पर रीडिंग्स आ रही है, वो मेरी डिपेंडेंट टू द ब्लॉक रोटर टेस्ट की मीटर रीडिंग्स पर डिपेंड करे, क्योंकि R1 मुझे ब्लॉक रोटर टेस्ट में मिलेगा, X1 मुझे ब्लॉक रोटर टेस्ट में मिलेगा, तब जाके मेरी PI की वैल्यू निकलेगी, या यहाँ पर मेरी XNL एक्स नॉट की वैल्यू निकलेगी। मतलब ये वाली वैल्यू भी मेरी ब्लॉक रोटर टेस्ट पर डिपेंडेंट है। साथ में लॉसेस जो हमारा टारगेट है नो लोड टेस्ट से पता करने का, वो नो लोड लॉसेस का, वो भी हमें जो है आयरन लॉसेस जो है वो भी मुझे कहाँ से पता चलेंगे, ब्लॉक रोटर टेस्ट से। तो मीटर रीडिंग 3 होने के बाद भी हम यहाँ पर सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करके RNL पता कर ले रहे हैं, PNL पता चल ही रहा है हमें, ZNL पता कर ले रहे हैं, तो XNL भी हम मिल जा रहा है हमें। और XNL जब पता चल जाएगा तो उसमें से X1 सबट्रैक्ट करूंगी तब मुझे शंट ब्रांच का X नॉट पता चलेगा। और R नॉट ऑलमोस्ट मैं इतना ही बोलूँगी बेटा, सम सॉल्व करूँगी तो और बता दूंगी। तो R नॉट हमें यही मिल जा रहा है, X नॉट डिपेंडेंट है ब्लॉक रोटर टेस्ट की X1 की वैल्यू पर, और आयरन लॉसेस की भी जो क्वांटिटी वो भी डिपेंडेंट है R1 पर, जो कि ब्लॉक रोटर टेस्ट से पता चलेगा। तो इस तरीके से मेरा कहना ये है कि यहाँ पे हमें पार्शली चीज़ें पता चल रही है, पूरी की पूरी चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। जब हम ब्लॉक रोटर टेस्ट भी समझ लेंगे तो हम ये भी फाइंड कर लेंगे, हम ये भी फाइंड कर लेंगे। और ये तो ऑलरेडी मैं R नॉट की वैल्यू इतनी बता रही हूँ क्योंकि R नॉट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है X नॉट के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर नो लोड टेस्ट के एक्सप्लेनेशन को मैं रोकती हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत इसी पार्ट को मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ और एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपका पूरा टेस्टिंग वाला पार्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मुझे सेपरेशन भी बताना है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस का आयरन लॉसेस से। तो उम्मीद है आपको आज का जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।